नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आज एक बार फिर बड़ी खबर, किसानों का आंदोलन है जो पंजाब से एक बार फिर हरियाणा के जरिए होते हुए दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरीके से आमादा है। और हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर हालात एक बार फिर हंगामेदार हो गए। करीब 2000 किसान 1500 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। इस बीच शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागते हुए भीड़ को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार भीड़ जुटना वहां पर शुरू हो गई है। किसान शंभू बॉर्डर पर बने बैरिकेड को तोड़कर हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें वहां से हटाने के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। हरियाणा पुलिस ने अभी किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। किसान भारी मशीनरी इस बार अपने साथ लेकर के शंभू बॉर्डर पर आए हैं और पुलिस की तरफ से भी भारी दल बल मौजूद है, पूरी तरीके से मुस्तैदी है। हंगामे के बीच सरकार ने किसानों को एक बार फिर से बातचीत का ऑफर दिया है। सरकार ने किसानों को 5वें दौर की बातचीत के लिए आगे आने को कहा है। 6 दिन की शांति के बाद लेकिन शंभू बॉर्डर पर फिर से पुराने जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया और दोनों तरफ से जबरदस्त तैयारी दिखाई दे रही है। पुलिस ने किसानों पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया और एक बार फिर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हरियाणा पुलिस ने अभी किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया है, अभी तक उनको वहां पर रोक करके रखा है। लेकिन इस बार जितनी तैयारी के साथ किसान आए, देखना होगा कि पुलिस इनको वहां पर रोक पाने में कितनी देर तक कामयाब होती है। और सरकार की कोशिश यह है कि अभी भी किसान नेताओं के जरिए के साथ बातचीत किसी जरिए की जाए। लेकिन किसान नेता ये साफ कर चुके हैं कि सरकार ने उनको जो ये ऑफर दिया था 4 फसलों पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ असीमित खरीद का, वो हमको मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें जो 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए, उससे कम कुछ स्वीकार नहीं होगा। लेकिन आप देखिए इस वक्त जो हरियाणा बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, दिल्ली में पूरी सतर्कता बरतते हुए दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर इस वक्त पुलिस का भारी बंदोबस्त मौजूद है और उसका भी असर आपको दिल्ली के जगह जगह बॉर्डर्स पर दिखाई देगा जहां जाम है। और पुलिस किसान देखिए अपने साथ कैसे ये जो बोरियां हैं वो लेकर के आए हैं। पानी का पूरा इंतजाम इस बार वहां पर किया गया है टैंकरों के साथ, ताकि जो ये आंसू गैस चलाई जाती है पुलिस की तरफ से, उससे बचा जा सके। उसका जो रिएक्शन होता है आंखों में और सांस लेने में, उससे किसी तरीके से वहां पर बचा जा सके। और एक जो नई चीज हम देख रहे हैं, बड़ी हैवी मशीनरी जिसका इस्तेमाल खेतों में होता है, वो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। ऊंची ऊंची मशीनें होती हैं जिनके बहुत बड़े बड़े टायर होते हैं और इनका सीधा उपयोग वो ये करना चाहते हैं कि बैरिकेड को एक तरीके से रौंद डालें या बैरिकेड को खींच लें अपनी तरफ। आप ये देख रहे हैं जो मशीन आपको दिखाई दे रही है इस वक्त, ये खेतों में इस्तेमाल होती है जब कटाई होती है उस वक्त, और वो अब किसान लेकर के इस वक्त बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। अब देखिए कि आज हालात वहां पर इस वक्त कैसे रहते हैं। लेकिन शुरुआत में क्योंकि 11 बजे का वक्त दिया था किसानों ने कि हम 11 बजे दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, पुलिस की बैरिकेड को हम बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त काफी हंगामा हुआ था। फिर थोड़ी देर शांति हुई, लेकिन एक बार फिर से वहां पर पुलिस और किसानों के बीच में टकराव दिखाई दे रहा है। जेसीबी मशीनें इन किसानों के पास है और पुलिस ये अपील कर रही है, हरियाणा की पुलिस ये अपील कर रही है कि इन किसानों को ये जो मशीनें किराए पर देते हैं लोग, वो जेसीबी मशीनें हो या ये दूसरी मशीनें हो, ये किराए पर ना दें, ताकि ये मशीनें लेकर के यहां पर ना आ पाए। क्योंकि उनका सीधा जो उनकी जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है, बैरिकेड को यहां से किसी तरीके से पार करना है। पुलिस की तरफ से आप देख रहे हैं तैयारी कैसी है। कहानी कुर्सी की में हमारे मेहमान रोज की तरह मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, राहुल जी स्वागत है आपका भी। समीर चौगांवकर साहब भी स्टूडियो में, समीर जी आपका भी स्वागत है। तो आज जिस किस्म की तैयारी आप किसानों की देख रहे हैं, पिछली बार से भी ज्यादा, हर्षवर्धन जी। अब मैं तो क्या कहूँ, मुझे कई बार लगता है कि लोग जो कहते हैं उसकी तैयारी कैसे हो जाती है। बार बार कह रहे थे कि देखो जैसे चीन भारत का बॉर्डर होगा, कुछ उस तरह से ये बॉर्डर दिख रहा है और उसके लिए सरकार को दोषी ठहराया जा रहा था। सरकार ने क्या तैयारी की है? सरकार ने पिछली बार जिस तरह से लाल किले पर दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, मतलब जान जाते जाते बची गई। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे उन लोगों से मिलने, सबको अस्पताल में वो तस्वीर याद होगी। आईटीओ का वो दृश्य आप सबको याद होगा कि अचानक लोग ट्रैक्टर नचाने लगे, जो दिल्ली का आम शहरी है वो डर कर भाग गया और उसमें एक नौजवान किसान तो नहीं था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटा था, किसान परिवार का बच्चा था, उसकी जान चली गई। अब आप जरा देखिए क्या कुछ हो रहा है। जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर तैयारी है,
ये तैयारी तो तब होती है जब आप कहते हैं कि नहीं हम किसी से लड़ने जा रहे हैं। लड़ने किस तरह से? कोई लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन नहीं है, कोई ऐसी तैयारी नहीं, क्योंकि अगर ये लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन होता तो इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, वो लोग चलते आ जाते। अभी भी ऐसा थोड़ी ना है कि पंजाब से लोग बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, हाँ उन रास्तों से नहीं आ पा रहे हैं जहां वो काफिला लेकर आ रहे हैं। अब आप सोचिए जेसीबी, पोकलैन, हाइड्रा, ये जो उपकरण जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये खेती में भी इस्तेमाल नहीं होते। ये वो उपकरण हैं जो बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल होते हैं, जो कहीं पर कुछ गिराना है, तोड़ना है, उस पर इस्तेमाल होते हैं, कहीं कुछ बनाना है उस पर इस्तेमाल होते हैं। ये सब कुछ वो लेकर आ रहा है। और लेकिन इससे ज्यादा जो चिंता की बात है, जरा उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये सारा काम पंजाब के बॉर्डर में हो रहा है और पंजाब की पुलिस, जिसका काम ही है कानून व्यवस्था बनाए रखना, वो इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं। वो इसको बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है कि नेशनल हाईवे को डैमेज किया जा रहा है। वो इसको देखने को तैयार नहीं है कि ये मशीनें लेकर ये लोग तैयारी कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से जिस तरह से वहां जमावड़ा बढ़ा है, वो दिख रहा है कि ये उन्हीं के साथ के, यानी पंजाब के बगल में जो हरियाणा राज्य है उसके जो पुलिस वाले हैं। अब सोचिए, एक एएसआई और एक सिपाही, इन दो लोगों की जान चली गई। वो कोई ऐसा नहीं कि किसानों ने कोई मारा है उनको, लेकिन वहां वो ड्यूटी पर थे, किस तनाव में थे, किस वजह से उनकी जान गई। ये ठीक वैसी ही जान गई है जैसी कहते हैं किसान आंदोलन में किसान शहीद हो गए। क्या ये तरीका ठीक है? और सचमुच देश के लोगों को सोचना चाहिए कि 2 किसान नेता कुछ हजार लोगों को लेकर वो कह रहे हैं ना, या तो हमारी मांग मानो, नहीं तो हम जेसीबी, हाइड्रा, ये सारी चीजें लेकर चलेंगे और रौंद देंगे सबको। क्या ये आधुनिक भारत हो सकता है? क्या ये लोकतांत्रिक भारत हो सकता है? इसकी बात होनी चाहिए। देखिए, 2-3 बातें अब जो हमको आज देखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि वहां पर बहुत हंगामा ना हो या टकराव बहुत ज्यादा ना बढ़े, पहले तो ये उम्मीद करनी चाहिए। दूसरा ये कि क्या अब इन, जैसा अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि ये 2 किसान नेताओं का अभी तक आंदोलन है, ये बात सही है। पंजाब के एक तो प्योरली पंजाब के लोग हैं और दूसरा उसमें भी 2 किसान नेता, और उनके साथ क्या और लोग जुटेंगे? अभी तक ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग स्टैंड बाय पर करते हैं ना कई बार, ऐसे बाकी किसान नेता कह रहे हैं हम स्टैंड बाय पर हैं, हंगामा बढ़ेगा तो हम आएंगे, हमारी भावना इन लोगों के साथ है। हाँ, ये लोग हमसे पूछ करके आते, हमसे भी सलाह करके आते तो और बेहतर होता, लेकिन ये ना समझे सरकार कि ये अकेले हैं। तो एक तरीके से ये भी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। ये तो बात देखिए, एक बात जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि किसान नेता जिस तरह से कर रहे हैं, पंजाब के खास तौर से किसान जिस तरह से वहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें देखिए सरकार की, केंद्र सरकार की पूरी कोशिश दिखाई देती है कि ये मसला जो है रिजॉल्व हो जाए। लेकिन क्या ये मसला इतनी आसानी से रिजॉल्व होगा? पहली बात ये है। क्या हमने नहीं देखा कि जो पहले इस मामले में बातें हुई हैं, जब नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, जिसे आप स्वामीनाथन कमीशन भी बोलते हैं, वो उसने जब अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके बाद 2010 में कांग्रेस ने उसको खारिज कर दिया था, कहा था कि ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। तो क्या ये हो सकता है कि आप C2+50 दे दें, 50% दे दें? नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि क्या किसान, जो फॉर्मूला जो है सरकार ने पिछली बार दिया था कि वो 4 जो फसलें हैं उनको लेकर जो फॉर्मूला दिया गया था, किसान अगर उस पर राजी नहीं है तो क्या होगा? देखिए, सरकार इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि वो इकोनॉमी को ख़त्म करके किसानों के लिए ये सारा प्रोवाइड कर दे। उसकी बहुत सारी रेपरकशंस हैं, हमने एक बार डिस्कस भी किया था, उसकी इंटरनेशनल रेपरकशंस क्या हैं, उसके एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, उसका डोमेस्टिक मार्केट के प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा, सब तरह की है। अब हम बात करते हैं पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार जब किसान जो है 3 कृषि कानूनों को लेकर बैठे थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के एक मेंबर जो है, शेतकारी संगठन जो हैं उनके, अनिल जे घनवत, उन्होंने ये कहा था कि जो कमेटी की रिपोर्ट है वो आप सार्वजनिक करिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो 3 कृषि कानून हैं वो रिपील नहीं किए जाने चाहिए, वो ठीक है। तो अगर ऐसी सब बातें हैं, सब जो आपके सारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि भाई जो है ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, तो किसानों को भी समझना होगा क्या इम्प्लीमेंटेबल है। और ये किसान सिर्फ जो धान और गेहूं उगाते हैं या उस तरह की फसलें उगाते हैं वो किसान हैं, और बाकी जो मतलब वहाँ जाके कॉफ़ी उगाते हैं, चाय उगाते हैं या मसाले उगाते हैं या बाकी सब फसलें उगाते हैं, वो किसान नहीं है। सही बात है। दूसरे जो लोग दूध का व्यापार करते हैं, जो बाकी जो है व्यापार करते हैं, चाहे मुर्गी पालन या बाकी सब जो है मछली पालन, वो किसान नहीं है। तो इस तरह से आप कुछ किसानों को MSP दे दें, कुछ को ना दें, ये भी संभव है। हालांकि यही आर्ग्यूमेंट जो है वो उन्होंने सरकार का ताजा ऑफर खारिज करने के लिए इस्तेमाल किया कि आप हमको 4 फसलों पर MSP की गारंटी जो दे रहे हो नेफेड के जरिए, हम क्यों मान लें हमारी बाकी फसलें उगाने वाले हैं उनका क्या होगा? नहीं, कमाल यही है कि ये
आपने कहा ये सारी चीजें करने वाले, गेहूं धान उगाने वाले भी पंजाब हरियाणा के बाहर के लोग इसमें शामिल नहीं होते। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं है, और वहां का किसान इस तरह के आंदोलन इसलिए नहीं करता है क्योंकि उससे वो बेहतर कीमत ले लेता है। आप जब इस तरह की बात करते हैं, और कई बार लोग कह रहे हैं, और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि किसान को एमएसपी से एमआरपी की यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन वो एमआरपी की यात्रा कैसे हो सकती है? वो मार्केट फोर्सेज के जरिए हो सकती है। और जिसको बार बार कहा जा रहा है कि अभी A2 प्लस FL 50% हो रहा है, C2 प्लस 50 करिए, जिसमें वो रेंट और सारी चीजें वो शामिल हो जाएंगी, जमीन की कीमत भी शामिल हो जाएगी। वो तब हो सकता है जब आप सिलेक्टेड क्रॉप्स के लिए करें। पूरे देश की खेती के लिए इस तरह का अगर कोई भी ऐसा एक प्रस्ताव आएगा, तो वो प्रस्ताव देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ही ले जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो 4-5 फसलें कही गई, लंबे समय से हर जो पंजाब को समझने वाला है, वो कोई कह रहा है कि भाई ये करो, यहां के किसानों का भला हो जाएगा, यहां की जमीन अच्छी हो जाएगी, यहां वो रोजगार के साधन बन जाएंगे, यहां बड़े उद्योग और आ जाएंगे। लेकिन उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। उसके पीछे एकमात्र वजह दिखती है कि इनको लगता है कि हमारी वो गुंडागर्दी, हमारी वो दादागिरी, हमारा जो गिरोहबंदी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब इस तरह से किसान काम करता है, वो अपनी उपज की कीमत तय करने लगता है, तो वो भला क्यों इस तरह से। और सोचिए, इसमें किसानों पर मुकदमे दर्ज होंगे, किसी के घर के बच्चे को चोट लग जाएगी, किसी के घर का नौजवान, उसको कुछ भी हो सकता है, हाथ में लग जाए, पैर में लग जाए, किसी की जान चली जाए। ये सब कुछ होगा तो नुकसान किसका होगा? और किसान नेता कहेंगे कि हमें गोली मार दो, किसानों पर अत्याचार मत करो। किसानों पर अत्याचार कहां हो रहा है? और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इस तरह से इस देश में हर वर्ग खड़ा होने लगा तो देश में अराजकता की स्थिति हो जाएगी। चुनाव के ठीक ये पहले करने से अच्छा आप तय करिए और ये सरकार उखाड़ कर फेंक दीजिए। देखिए, आप कहिए कि हमारी सरकार आएगी। समीर जी, अब तो देखिए, पहली तो चुनौती ये जो ली हुई है खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जी ने, कि हम इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। कोर्ट ने भी ये कहा है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने भी कहा है कि भाई आपको अगर प्रदर्शन करना है, आपका अधिकार है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको दिल्ली जाना है, हम वो भी समझ सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर लेकर के क्यों जाना है? ये हजारों ट्रैक्टर लेकर के क्यों आप खड़े हुए हैं हाईवे के ऊपर? हाईवे ट्रैक्टर चलाने के लिए नहीं है ना। सरोज जी, यही बताता है किसानों की मंशा क्या है। ट्रैक्टर लेकर आ रहा है, जेसीबी लेकर आ रहा है, पोकलेन लेकर अगर आ रहा है, तो ये बताता है कि उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा सरकार से बात कम करना है, दिल्ली के अंदर अराजकता उत्पन्न करना है, सरकार को परेशान करना है, और दिल्ली की आम जनता और देश की आम जनता को, उनका जो दैनिक जीवन है उसको डिस्टर्ब करना है। अब देखिए, 9वां दिन है आंदोलन का, 4 लोग मारे जा चुके हैं, अंदर में 2 पुलिस वाले भी हैं। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार ने अपनी तरफ से बेहतर विकल्प प्रस्तुत किया कि 5 फसलों पर आपको हम एमएसपी देते हैं। उस पर कहा हम समय लेंगे बात करने का। अब कह रहे हैं कि हमें सारी फसलों पे एमएसपी चाहिए, वरना हम दिल्ली कुछ करेंगे। सरकार आपसे बार बार बातचीत का प्रस्ताव दे रही है। आज भी कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान आया है कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद से ही होगा। अब बातचीत करने ही हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अगर आप पोकलेन लेके जाओगे, आप ट्रैक्टर लेके जाओगे, आप 6-6 महीने का राशन लेके जा रहे हो, तो ये बताता है कि आपको सरकार से बातचीत नहीं करना है। सरकार आपको सब कुछ दे देगी, उसके बाद भी आपको लोकसभा चुनाव तक किसी भी तरीके से माहौल बनाए रखना है। यह इनकी मंशा साफ नजर आती है। और जिस तरीके से जो 2 किसान नेता है पंजाब के, आप उनके पिछले 10 दिन का बयान देखिए लगातार, उनके सारे बयानों में बात झलक रही है कि वह इस माहौल को बनाए रखना चाहते हैं। उनकी मंशा किसी भी तरीके से सरकार के साथ समझौता करने की या सरकार से कोई सार्थक वार्ता करने की है। सरकार चंडीगढ़ जा रही है, सरकार के 3-3 कैबिनेट मंत्री आपके पास बात करने जा रहे हैं, नित्यानंद राय जा रहे हैं, 4 बार जा रहे हैं, और आपके साथ कृषि मंत्री बैठ रहे हैं, 5-5 घंटे की बैठक कर रहे हैं आपसे। उसके बाद भी आप तैयार नहीं हो सरकार की बात सुनने के लिए, आप सरकार को समय देने के लिए तैयार नहीं हो। सरकार ने आपसे 5 फसल पे एमएसपी दिया, आप उस पर तैयार नहीं हो रहे हो। आप कह रहे हो हमें सारी फसलों पे एमएसपी दे दीजिए। मुझे लग रहा है ये बताता है कि किसानों की मंशा क्या है। और ये किसानों की आड़ के अंदर ये 15,000 की जो भीड़ बता रहे हैं, मुझे लगता है इसके अंदर ऐसे तत्व शामिल है जिन्हें किसी राजनीतिक दल से या किसी ऐसे संगठनों से पैसा मिल रहा है, या किसी ऐसे विदेशी व्यक्ति से या विदेशी संस्था से पैसा मिल रहा है कि आपको लोकसभा चुनाव तक माहौल बनाए रखना है, जिससे केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब हो सके और चुनाव के समान इस चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। अगर इसका मकसद चुनावी दृष्टि से भी केंद्र सरकार को या नरेंद्र मोदी को कमजोर करना था, तो मुझे तो लगता नहीं ये बहुत कामयाब हो रहा होगा, क्योंकि ऐसी कोई सहानुभूति इनको मिल रही है ये करके बिल्कुल नहीं। उन्हें तो ये लग रहा है कि सहानुभूति मिलेगी, माहौल खराब होगा, पुलिस परेशान होकर धैर्य, जब हम हमला करेंगे तो पुलिस अगर गोली चलाती है या कोई दुर्घटना घटती है या किसी कारणवश कोई मारा जाता है तो सरकार के ऊपर हम आरोप लगा देंगे। जैसा कहा 4 बार अगर सेंटर के 3 मंत्री जाकर के आपके दरवाजे पर जाकर के खड़े होकर के आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपकी चुनी हुई जगह पर, आपके बताए हुए वक्त पर जाकर के मुलाकात करते हैं, और अब तो पंजाब की सरकार भी
जो बिल्कुल चुनावी पॉलिटिकली बिल्कुल बीजेपी की एंटी आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भगवंत मान वो कह रहे थे कि ये जो ऑफर दिया गया ये अच्छा ऑफर है, वो कह रहे थे इसको मान लेना चाहिए। मना कैसे कर सकते हैं? उन्होंने खुद ऑफर किया था चुनाव से पहले। मैंने दिया है, पहले ऑफर मैंने किया दिलवाया नहीं, ये ऑफर। पहले जो है भगवंत मान और आपकी सरकार ने ऑफर किया कि हम एमएसपी पे खरीद लेंगे सारी सब फसलें। खरीद ली क्या? वो अपने वादे से पीछे चले गए। वैसे भी कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, खरीद लें। अगर पॉलिटिक्स ही करनी है तो आपकी सरकार खरीद ले एमएसपी पे पंजाब की सारी फसलें। ये तो बड़ा अब तो उनका दिया हुआ फॉर्मूला भी नहीं मान रहे ना। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल तो सरोज जी है ना कि अब आगे क्या? 4 साल दौर की बातचीत नहीं हो रही है, सरकार बातचीत के लिए बुला रही है, आप बातचीत करना नहीं चाहते, आप कहते हैं हम ट्रैक्टर लेके दिल्ली जाएंगे पहले। मुझे लगता है कि अब ये स्थिति बड़ी विस्फोटक स्थिति बनने वाली है। सरकार बार बार बोल रही है बातचीत करने के लिए, लेकिन वो बातचीत करने के क्या पहले इसमें अब कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए? या पहले कोर्ट को कह देना चाहिए कि भाई ये तो नहीं चल सकता, और वो मतलब लगभग ये बात तो कह ही चुका है, अदालत कह चुकी है भाई इतना ही है कि वो बिल्कुल इसको एक तरीके से गैर कानूनी करार। बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी ये कहा था, ये बाकायदा ऑब्जर्वेशन है, फाइंडिंग है और एक जजमेंट का हिस्सा भी है कि कोई भी जो सामान्य जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त नहीं कर सकता है, इस तरह से सड़क नहीं रोक सकता है। लेकिन दुर्भाग्य भी है, दुर्भाग्य यह है कि यही सुप्रीम कोर्ट, इसी ने पिछली बार के आंदोलन के समय कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रिपोर्ट की और अंत में उनके सदस्यों को वो रिपोर्ट जाहिर करनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक की ही नहीं कभी, क्योंकि उसमें कृषि कानूनों के पक्ष में किसान बोलते नजर आए। और जरा आप इसको ध्यान से समझिए, हम कहानी कुर्सी की बहुत स्थिर भाव में बात करते हैं। आप सोचिए कि क्या हो रहा है। चौथे दौर की वार्ता होती है, शाम 8 बजे से बातचीत शुरू होती है, रात के 1 बजे तक चलती है। 1 बजे के बाद 4 लोगों की बातचीत, पीयूष गोयल, भगवंत मान, सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल, चारों एक जैसी बात करते हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है। ये सरकार कहती है कि हमने ये प्रस्ताव दिया, ये पीयूष गोयल कहते हैं कि ये है, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लाए हैं। भगवंत मान कहते हैं कि इससे अच्छा क्या होगा, मोजाम्बिक, अफ्रीका और जाने कहां से क्या हम लेके आते हैं वो सब बच जाएगा, ये तो मेरा सुझाव है। सरवन सिंह पंढेर कहते हैं कि ये सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, हम इसको देखेंगे, ये एक अच्छा एक तरीका है। दल्लेवाल कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये सब ठीक हो गया, अब देखते हैं कुछ और चीजें हैं, दूसरी मांगों पर बात करेंगे, लेकिन ये एक अच्छा प्रस्ताव आया। क्या हुआ उसके बीच में? 2 दिन का समय लिया था। इसका मतलब ये जो किसान नेता के तौर पर आपको दिख रहे हैं सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल, ये फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब कि सरकार से जब ये बात करते हैं तो इनके पास कोई प्रपोजल नहीं होता, वहां तक जाते हैं जहां तक पहले से फीड किया है। सरकार जब उनको तर्क देती है, तथ्य बताती है, फिर वो समझते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर वो किसी को रिपोर्ट दे रहे हैं। अब वो कौन है, किसको वो रिपोर्ट दे रहे हैं? कौन लोग हैं जो WTO की भारत की जो शर्तें वो तय कराना चाहते हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, कौन लोग हैं जो WTO में भारत की शर्तें, क्या ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? और वो दिखता है अगर ये किसान नेता बैठे और वही बात करें कहें कि सरकार, आप ये सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है इसमें ये 5 चीजें हैं जो गड़बड़ है, सरकार अपनी बात रखे और वो लॉजिकली बता दे। लेकिन आप पूरे भाषण देख लीजिए, पूरी उनकी प्रेस रिलीज देख लीजिए, और मैं तो आज सुबह से दोनों लोगों को सुन के आया हूं, जितने भी बयान है वो बस कहते हैं कि गोली चल जाए, हमें मार दो, लेकिन हम तो मानेंगे नहीं, या तो इसको मान लो या हमको दिल्ली आने दो। और उसमें वो जोड़ते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जा रहे हैं। शांतिपूर्ण हो सकता है ये? जेसीबी, पोकलैन, हाइड्रा, वो बड़े बड़े पंखे लगा के जिससे आंसू गैस के गोले उनके ऊपर ना हो, टीयर गैस से बचने के लिए मास्क, वो तो गुरिल्ला युद्ध जैसी तैयारी है। मुझे लगता है इस आंदोलन के पीछे बड़ी साजिश है, और वो दिख गया कि 2 दिन का समय उन्होंने लिया और अपनी ही बात से पलट गए। 2 दिन का समय लिया और 1 दिन में ही कह दिया कि ये हमको मंजूर नहीं है। अब सरकार से, अब आप सरकार से और क्या चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार एक बात तो साफ कर चुकी है कि भाई इस जो चीज आप मांग रहे हैं, जिस सूरत में आप एमएसपी की गारंटी हमसे चाहते हैं, वो मंजूर नहीं है। अब या तो भाई इसके ऊपर अब पूरे देश भर में जो है एक विमर्श बनाया जाए, भाई इन्हीं 2 लोगों से क्यों बातचीत हो, फिर सरकार भी कहे कि आप ठीक है सभी लोगों को बुलाइए, बैठ करके बात करते हैं, जैसे पंचायत होती है बैठ करके फैसला, देश फैसला करे इसका। मुझे नहीं लगता कि किसान जो है, ये जो किसान है, मैं इन किसानों को ऐसे बोल रहा हूँ कि ये जो किसान है कोई फैसला करने वाले हैं। मुझे लगता है ये किसान जो हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उस बॉर्डर में वो घुसने की कोशिश करें, फिर पुलिस उनको रोके, फिर जो है वो बल प्रयोग हो। और ये तस्वीरें अगर देश देखेगा, बाकी किसान देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट जो है ये उभारने की कोशिश है।
और ये सेंटिमेंट तब उभारने की कोशिश है जब कुछ किसान के नेता इनमें से ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, उसे नीचे करना है। तो ये तो वहाँ बहुत कुछ ऐसा कहा जा रहा है जो बताया भी नहीं जा सकता है। तो ये वो सब देख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। तो ये साफ है कि मंशा क्या है और क्यों ये किया जा रहा है। अगर सभी किसान ये सोच रहे होते तो किसान जो इस देश में बहुत बड़ा और मतलब सबसे लार्जेस्ट तबका है, तो क्या अगर सारे किसान एकजुट होते तो क्या ये चीज़ें जो हैं वो सरकार के लिए जो है इतनी और ज़्यादा मुश्किलें होती है और सरकार को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बाकी किसान ये मानते हैं कि उनको जो जिस तरह से सरकार की स्कीम्स हैं अपने किसानों के लिए, जिस तरह से मार्केट को ओपन किया जा रहा है, कृषि में जिस तरह से बदलाव आ रहा है, तो उनको लगता है कि उनको अपनी जो फसल है उसकी अच्छी कीमत मिलती है और आगे भी मिलेगी। तो यही कारण है। सरकार ने आज क्या ऑफर जो दिया है इस पर क्या कहा है, और ये जो किसान नेता हैं इन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान करते हुए क्या कहा, ये आपको हम दिखाएंगे अब से थोड़ी देर में। और साथ ही जो इस वक्त बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर, वहां से आपको लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे, वहां के हालात लाइव दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए कहानी।